हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5 द कंपनीज एक्ट 2013। ये हमारे सी फाउंडेशन लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कंपनीज एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी मतलब ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है द कंपनीज एक्ट 2013। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि कंपनीज एक्ट आया कब, गवर्नमेंट को क्यों लाना पड़ा इसे, और क्या कोई एक्ट था पहले। कंपनीज एक्ट के पहले क्या कोई एक्ट था जिसके थ्रू कंपनी क्या होती थी, रजिस्टर्ड होती थी। तो हाँ, क्या द कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कंपनीज एक्ट हमारा किस लिए आया, जो भी लॉ है कंपनी से जो भी लॉ रिलेट करता है उसको क्या करने के लिए आया, अमेंड करने के लिए आया। अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट जो हमारा 2013 वाज प्रीसीडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 के पहले एक एक्ट था, वो था 1956, कंपनीज एक्ट 1956। तो जब गवर्नमेंट को लगा कि हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, हमें क्या चाहिए, और इकोनॉमी का ग्रोथ चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि कंपनीज एक्ट 1956 को हम हटा के कंपनीज एक्ट 2013 को लाते हैं। ओके, कंपनीज एक्ट 1956 को हम रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 को हम ले आते हैं। तो इस कंपनी एक्ट नया वाला जो कंपनी एक्ट आया हमारा 2013, इसमें 417 सेक्शन है। 470 सेक्शन में 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है। तो कितने सेक्शन है, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। तो द इंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। हमारा जो कंपनी एक्ट है वो कितने भागों में बटा है, 29 भागों में, 29 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। A substantial part of the act is the form of companies rule. The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulation, and strengthen the interest of minority investors, and for first time legislate the role of whistleblower and provision relating to the class action suit. तो ये जो कंपनीज एक्ट है ये किस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आया, हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए आया, इसको ग्रोथ करने के लिए आया, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए आया, हमारे नेशनल और इकोनॉमी के भलाई के लिए इसे गवर्नमेंट को लगा कि हाँ मुझे ये हम लोगों को रिप्लेस करके एक नया एक्ट लाना चाहिए। तो 1956 को इन्होंने रिप्लेस किया और 2013 कंपनीज एक्ट को लाया गया। चलिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी किस किस चीज पे है, इंश्योरेंस कंपनी पे है, बैंकिंग कंपनीज पे है, कंपनीज इंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, जो भी कंपनी इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, उसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी है किस चीज की, कंपनीज एक्ट की। ओके, कंपनीज इंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी अदर कंपनी governed by any special act for time being in force, or such body corporate which are incorporated by any act for time being in force, government may be notification specifying this behalf। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि कंपनीज एक्ट क्यों लाया गया, कंपनीज एक्ट किसको रिप्लेस करके लाया गया, और कंपनीज एक्ट कितने सेक्शंस में है, कितने शेड्यूल है इसके अंदर और कितने भागों में बटा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। तो ये किस चीज़ पे है, हमारे इंश्योरेंस कंपनी पे है, बैंकिंग कंपनीज पे है, और जो भी कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, जो भी बिजली उत्पादन में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व है उस पे है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कंपनी कहते किसे हैं और कंपनी का फ्यूचर क्या क्या होता है। कंपनी मीनिंग एंड इट्स फ्यूचर। तो कंपनी को बहुत लोगों ने डिफाइन किया अपने अपने लैंग्वेज में, कंपनी को बहुत लोगों ने डिफाइन किया अपने अपने लैंग्वेज में। तो कंपनी को अलग अलग लोगों ने खुद के लैंग्वेज में डिफाइन किया है। जैसे कि हमने अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मीनिंग। तो अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी क्या है, एक कॉर्पोरेशन है जो कि आर्टिफिशियल बीइंग है,
इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ है। मतलब हमारे चीफ जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेशन जो है, एक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल बीइंग है, एक आर्टिफिशियल बनावटी क्या है, बीइंग है। उसके बाद है इनविजिबल है जिसका कोई हम देख नहीं सकते, इनविजिबल है। इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द लॉ। एग्जिस्टिंग ओनली इन द लॉ का मतलब क्या हुआ, कंपनी कहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट करती है, लॉ के अंदर। तो ये हमारे चीफ जस्टिस मार्शल का डेफिनेशन है कि कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। It possesses only those properties which the charter of its creation confer upon it। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी सिर्फ उसी चीज को क्या करती है, उसी चीज को मानती है जो उसकी बनाते टाइम वो चार्टर में लिखा जाता है। चार्टर क्या होता है, एक कंपनी जो आप क्रिएट करते हैं तो चार्टर आपको मिलता है, उसमें क्या क्या फीचर होंगे, क्या क्या उसमें क्या करते हैं, उनके ओनर जो भी होते हैं, डायरेक्टर उसमें लिखते हैं। तो कंपनी उसी के ऊपर चलती है, वही सब प्रोसेशन, वही सब चीज़ें वो फॉलो करती है जो उसके चार्टर में होता है। उसके बाद हेने क्या कहते हैं, प्रोफेसर हेने कहते हैं कि अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच एन आर्टिफिशियल बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के थ्रू बनाया गया है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसके पास क्या है, सेपरेट एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। तो हमारे हेने क्या कहते हैं कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ क्रिएट किया, जो क्रिएटेड बाय लॉ है, उसके पास सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। तो दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ कंपनी सशंकली। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है एज वेल एज फीचर हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब लीगली सेपरेट फ्रॉम द मेंबर, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड और उसके जो अंदर काम करते हैं जो भी उसके मेंबर हैं उस कंपनी के, तो मेंबर का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मेंबर्स अलग होंगे, कंपनी अलग होगी, कंपनी के अलग ये होंगे, कंपनी की अलग लिमिटेड लायबिलिटी होगी, मेंबर की अलग होगी। तो परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है, परपेचुअल सक्सेशन हमारा ये कहता है कि कंपनी में मेंबर्स जो होते हैं आते जाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के मेंबर्स, कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, रिटायर कर जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे नए मेंबर भी जुड़ते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर क्या होता है, असर नहीं पड़ता है, कंपनी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वो परपेचुअल सक्सेशन मानती है, कंपनी हमारी परपेचुअल सक्सेशन मानती है। कैसे परपेचुअल सक्सेशन इसलिए मानती है कि मेंबर्स आते जाते रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसी चलती रहती है। उसके बाद क्या लिमिटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ मेंबर। जैसा कि हमने अभी कहा कि लायबिलिटी ऑफ कंपनी की अलग लायबिलिटी होती है और मेंबर की अलग लायबिलिटी होती है, तो इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी की अलग और मेंबर की अलग। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अभी तक हम लोग जो डेफिनेशन में देखते आ रहे हैं कि ये कंपनी होती है, वो क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एक तरह से वो क्या होती है, पर्सन होती है, लेकिन आर्टिफिशियल, बनावटी। जो कौन बनाता है, हमारा लॉ बनाता है। कंपनी का नाम थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, कंपनी को कौन सिर्फ चला सकता है, ह्यूमन एजेंसी चला सकती है, हम लोग चला सकते हैं, कंपनी खुद तो नहीं चलती, कंपनी सिर्फ ह्यूमन एजेंसी के थ्रू चल सकती है। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, सू एंड बी सू इन इट्स ओन नेम। कंपनी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, अगर कोई भी इंसान कंपनी को धोखा दे दिया तो कंपनी उसको क्या कर सकती है, सू कर सकती है, कंपनी सू कर सकती है। लेकिन कंपनी किसी व्यक्ति को धोखा दे दिया तो अभी तक हम लोग देखें कि कंपनी जो है सू कर सकती है। अगर कोई बंदा है कोई भी कंपनी से कुछ पैसे लेके अगर भाग गया है तो कंपनी क्या करेगी, उसको सू करेगी। लेकिन अगर इस सिचुएशन में क्या होगा, जब कंपनी ही चीट कर दे लोगों को, तब क्या कर सकते हैं, लोग भी उसे क्या कर सकते हैं, कंपनी को सू कर सकते हैं उसके नाम पे। ओके यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब तो पता ही होगा कि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या होता है,
It is at law a person which is different from subscriber to the memorandum of association. It is personality is distinct and separate from personality of those who compose it. तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है. Even member can contract with company, acquire right against it or incur liability to it. For the debts of company, only its creditor can sue it or not its member. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है, अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट है, तो क्रेडिटर है कंपनी को सू करेंगे, ना कि उसके मेंबर को. क्रेडिटर जो है कंपनी को सू करेंगे, ना कि उसके मेंबर को. A company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. Although the capital and asset are contributed by shareholder, the company becomes the owner of its capital and asset. The shareholder are not the private or joint owner of company property. इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी कैपेबल है अपनी राइट को क्या करने के लिए, एंजॉय करने के लिए. जैसे कि भले ही शेयर होल्डर उसमें पैसे लगाते हैं, शेयर होल्डर क्या करते हैं, कैपिटल क्रिएट करते हैं, लेकिन कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एंजॉय कर सकती है अपने एसेट्स को और कैपिटल को. शेयर होल्डर भले ही उसमें पैसे लगाते हैं, लेकिन उनका कंपनी में कहीं से भी कोई हिस्सा नहीं होता. शेयर होल्डर आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी. तो यहाँ क्या बता रहा है कि अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी. जो भी इंश्योरेंस इंटरेस्ट जो होता है कंपनी का, वो मेंबर को क्या होता है, मेंबर को नहीं दिया जाता. द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस को लिमिटेड. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है किस चीज का, कि शेयर होल्डर का कंपनी में राइट नहीं होता, शेयर होल्डर का कंपनी प्रॉपर्टी में राइट नहीं होता. तो इसका कौन सा केस है, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस को लिमिटेड. मकौड़ा क्या है, वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी. मकौड़ा क्या होल्डर है, एम जो है होल्डर है सभी का, सभी शेयर्स का, एक शेयर को छोड़ के सभी शेयर का वो क्या है, शेयर होल्डर है टिम्बर कंपनी का. ही वॉज ऑल्सो मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. वो क्या है, मेजर क्रेडिटर भी है कंपनी का. एम इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम. एम ने क्या कर रखा है, कंपनी टिम्बर की जो कंपनी है उसको खुद के नाम पे क्या कर रखा है, इंश्योर्ड कर रखा है. एक बार क्या होता है, वो टिम्बर कंपनी क्या होती है, फायर में लॉस्ट हो जाती है, आग में क्या होती है, जल जाती है. तो एम क्या क्लेम करता है, इंश्योरेंस कंपनसेशन क्लेम करता है कि मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, मेरी जो कंपनी है टिम्बर कंपनी मेरे नाम पे इंश्योर्ड है, तो मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, हियरली द इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे उनको इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या बताते हैं कि आप इंश्योरेंस के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर का किसी भी तरह से राइट नहीं होता, कोई भी कंपनी का प्रॉपर्टी में राइट नहीं होता. फॉर ही हैज नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम. तो उनको वो नहीं मिलेगा. उसके बाद आ गया परपेचुअल सक्सेशन. तो परपेचुअल सक्सेशन का मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट वाउंड अप ऑन द ग्राउंड. तो यहाँ पे मेंबर भले ही किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए या कोई भी रिटायर हो जाए या लीव कर जाए या छोड़ के चले जाए, कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी. वो किस चीज़ को फॉलो करती है, परपेचुअल सक्सेशन को कंपनी हमारी फॉलो करती है. वो तब तक चलती रहेगी जब वाउंड अप नहीं हो जाता, जब सभी मिलकर डिसाइड नहीं करते कि कंपनी को बंद करना है, तब तक वो चलती रहेगी. मेंबर्स भले ही आ जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर. ओके, एक एग्जाम्पल है कि मेनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 years. दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू फैक्ट कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. ये बताने की कोशिश कर रहा है एग्जाम्पल कि हमारी इंडिया में जो है बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 100 वर्ष से भी पुरानी है. तो 100 वर्ष से भी पुरानी है, तो इसका मतलब हुआ कि मेंबर्स, कुछ मेंबर्स की तो डेथ हो गई होगी, कुछ हुए होंगे कि छोड़ के चले होंगे. तो यहाँ पे हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि कंपनी अगर परपेचुअल सक्सेशन फॉलो नहीं करती तो हमारी इंडिया में जो भी कंपनी है 100 साल से भी पुरानी, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती. क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि 100 years तो कोई भी पर्सन जीवित रहे. तो जरूर डेथ हुआ होगा या बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन कंपनी अभी तक है. तो many companies in India are in existence for over 100 years. This is possible only due to the fact that the company has perpetual existence. There was a company with 7 members and all of them died in aircraft. Despite the company still exists, unlike partnership form of business.
अब पढ़ेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी। लाइबिलिटी मेंबर की जो है किस तरह की कंपनी है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इस बात पे डिपेंड करती है कि मेंबर की लायबिलिटी कितनी है, वो किस तरह के कंपनी में है, इस बात पे डिपेंड करती है। विच ही इज अ मेंबर, वी नो दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। Thus, in the case of limited liability company में क्या होता है, the debts of member in totality do not become the debts of shareholder. The liability of member of company is limited to extent of nominal value of share held by him. तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में उतने तक ही लाइबल रहते हैं, पर्सन उतने तक ही लाइबल रहते हैं जितना उन्होंने शेयर्स होल्ड किया है, शेयर्स उन्होंने क्या किया है, लिया है। In no case can the shareholder can be asked to pay anything more than the unpaid value of their shareholder. In no case can the shareholder asked to pay, उनसे ज़्यादा जिन्होंने पे किया है वो पर्सन जो एक लिमिटेड तक है, जिन्होंने उतना पैसा लगाया है कंपनी को, उससे ज़्यादा उनको नहीं मांगा जाएगा। ये हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि मेंबर आर लाइबल ओनली टू एक्सटेंड अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड दे दैट ओनली टू व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। तो गारंटी कंपनी में होता है कि मेंबर्स जो होते हैं तभी लाइबल होते हैं जो वो गारंटी कर रखे हैं कि मेंबर तभी लायबल होंगे कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। जब कंपनी क्या होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तभी वो क्या करेंगे, मेंबर लायबल रहेंगे अमाउंट, जो भी अमाउंट वो गारंटी कर रखे हैं उसको देने के लिए लिक्विडेशन टाइम। हाउएवर इफ इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड कंपनी में क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आर्टिफिशियल लीगल पोर्शन से आगे की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। और आई होप कि आपको बढ़िया लगा और समझ आया। और प्लीज़ अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।